नहीं है। C3 में क्या बोला है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, CO बॉन्ड लेंथ इन फॉर्मिक एसिड एंड both CO bond in sodium format have same value। तो ये क्यों है ऐसा पूछा है ना। तो देखिए C3 में एक तो होता है फॉर्मिक एसिड, ठीक है, और एक होता है सोडियम फॉर्मेट। तो फॉर्मिक एसिड में अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, तो ऐसा बनेगा, बोलिए। हाँ सर। ठीक है, और अगर इसमें इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो ये ऐसा बनेगा। तो अब मुझे बताइए, फॉर्मिक एसिड और ये है फॉर्मेट आयन, दोनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या फर्क है? स्टेबिलिटी सेम है दोनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, फॉर्मिक एसिड में और फॉर्मेट आयन में क्या डिफरेंस है बताइए मुझे, बोलो। सर उसमें ना रेजोनेंस हो रहा है, वो डबल बॉन्ड 3 इसमें शेयर हो रहा है और इसमें एक ही इसमें। देखो अगर स्टेबिलिटी की बात करें फॉर्मेट आयन में, तो फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी सेम है, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी सेम है। अब इसमें अगर हम लोग बात करें फर्स्ट और सेकंड, और यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात करें तो कौन ज्यादा स्टेबल है? फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड। तो जो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा ज्यादा टाइम के लिए वो होता है मोर स्टेबल स्ट्रक्चर। मतलब हम लोग इस स्ट्रक्चर को कंसीडर करें, हमेशा अपन फॉर्मिक एसिड ये बनाते हैं। तो यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ दो टाइप की आ रही है, एक तो ये सिंगल बॉन्ड वाली और एक डबल बॉन्ड वाली, ठीक है, बट यहाँ पर दोनों स्ट्रक्चर एकदम सेम स्टेबिलिटी की। तो इसका अगर हाइब्रिड बनाएंगे तो हाइब्रिड ऐसा बनेगा, ठीक है, बराबर बॉन्ड डिवाइड हो जाएगा, दोनों के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, दोनों कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के लिए बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1.5। तो इसलिए फॉर्मेट आयन में दोनों बॉन्ड लेंथ सेम होती है, फॉर्मिक एसिड में दोनों सेम नहीं हो पाती क्योंकि दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी सेम नहीं है। समझ में आई बात? हाँ सर। चलिए, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में और कोई डाउट नहीं है किसी को? केमिकल बॉन्डिंग 1 का डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, है ना। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में और कोई डाउट नहीं है? सर सेक्शन 2 में है, सेक्शन डी का। रुक जाइए, जो मैं पूछ रहा हूँ बस उसी में बताएं पहले डाउट। एक्सरसाइज 1, अच्छा सेक्शन डी में डाउट है? हाँ बोलो। डी का D2 का I। D2 का I, D2 में बोला ड्रॉ द टाइप ऑफ ओवरलैप बिटवीन I क्या है, PZ एंड DXY, और क्या बोला है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है, इफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज Z आइडेंटिफाई द सिग्मा पाई डेल्टा वेरेवर बॉन्ड इज फॉर्म, ठीक है। Z हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो देखो DXY कैसा बनेगा, DXY ऐसा बनेगा, ये X और Y, और PZ कैसा बनेगा, देखो मान लीजिए ये Z एक्सिस है ना, तो PZ ऐसा बनेगा। हाँ ठीक है, अब Z एक्सिस के अलोंग ओवरलैप करवाना है, मतलब एक ऑर्बिटल लाना है जो इसके परपेंडिकुलर हो, स्क्रीन के परपेंडिकुलर PZ है, वो इस पे जाकर ओवरलैप करेगा, तो कोई बॉन्ड बनेगा क्या? नहीं सर। हाँ सर। हाँ, तो नो बॉन्ड, कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है, जीरो ओवरलैप हम लोग बोल दें। इसी का L, इसी का L, D2 का L। L कहाँ पर है L, ये रहा, ये ना px और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हाँ हाँ हाँ, ये वाला। हाँ तो ये तो मैंने करवाया ना क्लास नोट्स में। इसमें देखो सर पाई बॉन्ड बनेगा क्या? पाई बॉन्ड,
अब देखो इसमें क्या होगा, ये प्लस साइन, ये प्लस साइन, ये माइनस साइन, ये माइनस साइन, ये प्लस साइन और ये माइनस साइन। अब जब z एक्सिस से ओवरलैप करवाओगे तो इसके ऊपर कौन आएगा, एकदम देखो इस px को परपेंडिकुलरली ले जाओ z एक्सिस से ओवरलैप करवाते हुए, तो इसके ऊपर ऐसे आएगा px, ठीक है। अब px का इधर प्लस साइन आएगा, इधर माइनस साइन आएगा, तो नो बॉन्ड, क्योंकि साइन सेम नहीं है ना। सर अगर x एक्सिस के अलोंग प्लस साइन लिखा dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर में, और यहाँ पे प्लस माइनस साइन है, तो तभी भी बॉन्ड नो बॉन्ड ही रहेगा ना। ये मैंने बताया है, 4 लोब में से एक ही लोब ओवरलैप होगा अगर x एक्सिस के अलोंग ओवरलैप करवाओगे तो फिर भी उसमें भी नो बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है। ठीक है, हाँ चलिए एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 में बोलिए। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2। सर कौन सा A1 A1 और कोई डाउट है A1 के अलावा, जल्दी से बोलिए। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 में कौन सा, C2 C2 और बोलिए C4 C4 और चलिए A1 क्या गया, A1 में क्या बोला है, अमंग द फॉलोइंग विच प्रॉपर्टीज कॉमनली एग्जिबिटेड बाय कोवलेंट मॉलिक्यूल, हाई सॉल्युबिलिटी इन वाटर, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, लो बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो देखो हम लोग बोलते हैं जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, हम लोग बोलते हैं जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर जनरली सॉलिड होते हैं, है ना। सॉलिड का मतलब क्या है, उसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई सॉल्युबिलिटी होती है। क्योंकि वो आयनिक नेचर के होते हैं इसलिए उनके वाटर में सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होती है और उनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है आयनिक कंपाउंड्स में, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होते हैं। बट कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड तो देखो मैंने बताया भी है, जनरली क्या होती है, गैसेज होती है, जनरली गैसेज होती है, बोला है मैंने बार बार ये बात। हाँ सर। तो लो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, समझ गए। ग्राफाइट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ज्यादा है ना, मतलब अच्छा है ना, तो ग्राफाइट देखो तो कोवलेंट। बात सुनो, उसमें लिखा है विच प्रॉपर्टीज कॉमनली एग्जिबिटेड, है ना, कॉमनली एग्जिबिटेड पूछा है। हाँ ठीक है, ऐसे तो तुम डायमंड को पकड़ के ले आओ, बोले डायमंड का लो बॉइलिंग पॉइंट होता है कि नहीं ना, नहीं होता ना। कॉमनली क्या एग्जिबिट करते हैं उसके बारे में बात करिए कि जनरली सर क्या एक होता है। A3 भी बता दीजिएगा। A3 में क्या बोला है, अरे कौन है, किसने पूछा है डाउट, सर प्रखर। क्या दिक्कत है इसमें। सर मतलब एक बार आप बेसिक बता दीजिए कि जनरल मेथड कैसे अप्लाई करना है। देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड का मतलब बोलते हैं ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, है ना। एक तो होता है हाइपोवेलेंट, एक होता है हाइपरवेलेंट, तो ये कौन से हैं, ये है हाइपोवेलेंट, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब सारे कंपाउंड को पकड़ के देख, इसका हाँ ऑक्टेट ठीक है कंप्लीट सर, नहीं, अभी कर लूंगा मैं। अभी BCl3, हो जाएगा। ठीक है। चलो इसके सर बाद C2। बोलो। एक डाउट था, वो पाई बॉन्ड और डेल्टा बॉन्ड में मतलब थोड़ा सा बता दीजिए, कंफ्यूजन हो गया। और पाई रुक जाओ डेल्टा अभी, बॉन्ड कब बोलेंगे? डेल्टा बॉन्ड का बोलेंगे, पढ़ा है यार मैंने इतने अच्छे से, तुम अच्छी तो बातें सर वो करते हो। उसी पार्ट में थोड़ी दिक्कत हो गई है। ये रहा, देखो डेल्टा बॉन्ड समझ नहीं आ रहा ना तेरे को। सर डेल्टा बॉन्ड हम लोग तब बनाएंगे जब चारों लोब, डी हमेशा डेल्टा बॉन्ड सिर्फ डी ही बनाएगा, और एक डी जब दूसरे डी से ओवरलैप करता है तब हमारा डेल्टा बॉन्ड बनता है, और जब चारों लोब्स एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगी तब डेल्टा बॉन्ड बनेगा, है ना। तो जैसे देख DXY मैंने लिया, इसमें Z एक्सिस के अलॉन्ग ओवरलैप करवाएंगे तो डेल्टा बॉन्ड बनेगा। तो DXY तो उसको Z एक्सिस से ओवरलैप करवा, चारों लोब एक दूसरे को ओवरलैप कर देगी तो डेल्टा बॉन्ड बन जाएगा। सेम वैसे ही DX स्क्वायर में भी Z एक्सिस के अलॉन्ग ओवरलैप करवाएगा, चारों लोब एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगी, डेल्टा बॉन्ड बनेगा।
तो मतलब डेल्टा बॉन्ड के लिए हमेशा चारों लोग को ओवरलैप होना हाँ, चाहिए, चारों है ना? लोग को ओवरलैप होना चाहिए, डी और डी का डी के साथ ही होगा। ठीक है सर। चलिए सर एक डाउट था सर, लुईस स्ट्रक्चर और जो कंपाउंड का एक्चुअल स्ट्रक्चर है जो हम लोग बनाते हैं वो डिफरेंट नहीं हो सकता ना, कभी भी सेम ही रहेगा ना? मतलब देखो, लुईस वाली थ्योरी तो पुरानी है, हम जो खुद स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसी पे ज्यादा फोकस करो। लुईस डॉट स्ट्रक्चर का मतलब होता है हमें फॉर्मल चार्ज इंडिकेट करना है, हमें सारे हाँ, डॉट बनाने हैं, वो सब चीजें हैं। ठीक है हाँ यार, ये C2 वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन हो गया जो पहले पूछा था। देखो ऐसा है ना। अब इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो वो बनेगा ऐसा। अब मैं इसका एक हाइब्रिड बनाऊंगा जो एग्जिस्ट करेगा, वो होगा कुछ ऐसा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1। इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1.5। 1.5, क्योंकि एक बॉन्ड तो ऑलरेडी था ही और एक पाई बॉन्ड 2 में डिवाइड हुआ तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5। देखो इसको नाम दिया था हमने, कौन सा बॉन्ड, ये था x, ये था y, ये था z। तो x सबसे लंबा है, बॉन्ड लेंथ ही पूछा है ना, और y और z इक्वल है क्योंकि x सिंगल बॉन्ड है इसलिए सबसे बड़ा है वो, और उसमें बॉन्ड ऑर्डर 1.5 इसलिए छोटे हो गए। समझ गया? बोलिए, जिसका डाउट था उसको समझ आया? हाँ सर। वही क्वेश्चन तुमने वापस डाउट पूछा जो पहले वाला था, फॉर्मिक और फॉर्मेट वाला। अमंग द स्पीशीज विच हैज वीकेस्ट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। तो देखो स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, किसने पूछा है ये डाउट? अरे बताओ तो सही, किसने पूछा है, ताकि मुझे पता चले कि हाँ किसको कितना केमिस्ट्री आती है। किसी ने नहीं पूछा ये डाउट C4? सर मैं प्रखर ने पूछा। ठीक है, अब देखो इसमें सब में वीकेस्ट ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड बताना है। तो देखो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर तुम निकालोगे, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, बोलो प्रखर? 2। यहाँ पर तुम बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 4/3। 1.5 आएगा ना, 1.5 आएगा, क्योंकि देखो एक बॉन्ड पाई बॉन्ड है, दोनों में इक्वली डिवाइड होगा। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 3। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे कार्बोनेट में तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 1.33। मतलब 1 बॉन्ड तो सब में था और 1 बॉन्ड 3 में डिवाइड हुआ तो 1.33 आ गया। समझ आई बात? हाँ सर। अब जिसमें जितना छोटा बॉन्ड ऑर्डर होगा बॉन्ड उतना ही वीक होगा। इतनी बात तो पता होगी तुम्हें, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो उनके बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। हाँ सर। डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 में किसी को कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। फोर्थ वाला बता दीजिए ना, वो HNO3 में वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले में कंफ्यूजन हो रहा है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड ही मानेंगे ना मेरे अकॉर्डिंग, यही होता है। ठीक है, ऐसा हाँ मैंने हाँ। बोला ही था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को वैसा ही माने। ठीक है सर। ठीक है, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 बोलिए। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में कोई डाउट है? एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में कोई डाउट नहीं है किसी को भी? सर एक चीज क्लियर करना था। क्या बोल रहा है, कौन बोल रहा है? सर वो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से बड़ा होता है तो उसका बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगा ना? स्ट्रॉन्ग कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा या पाई? सिग्मा होता है ना। हाँ ठीक है, तो देखो इसमें डी 8 का डी ऑप्शन ही पूछ रहा है ना तू। हाँ सर। इसमें बोला है बॉन्ड, पूछा क्या है, नॉट करेक्ट पूछा है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर रेस्पेक्टिवली दिस। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन है, सिग्मा या पाई? हम लोग सिग्मा। देखेंगे सिग्मा है।
तो अगर जो बॉन्ड स्ट्रांग होता है ना उसको या तो बनाएंगे तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, क्योंकि मैंने बताया था बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक, या उसको बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो भी एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा हुई, सिग्मा की या पाई की? पाई की। अच्छा, अबे सिग्मा की हुई ना, पाई की ज्यादा। हाँ, बॉन्ड एनर्जी लगाने के लिए। बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, जो बॉन्ड स्ट्रांग होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि बॉन्ड अगर स्ट्रांग है तो उसको बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, या फिर बॉन्ड फॉर्म होगा तो भी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि बॉन्ड स्ट्रांग है। तो सिग्मा का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, इसलिए डी वाला जो लिखा है वो करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट, इसलिए वो आंसर होगा। ठीक है सर, समझो। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में बोलो। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में कोई डाउट है? नहीं आना चाहिए, कोई क्वेश्चन है नहीं ऐसा मेरे अकॉर्डिंग। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3। कोई डाउट है एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 में? सर ऑक्टेट रूल और लुईस ऑक्टेट रूल सेम ही रहता है ना? हाँ सेम ही है। एक्सरसाइज 2 पार्ट 4। कोई डाउट नहीं है? नहीं सर। नहीं सर। चलिए, नेक्स्ट क्लास हमारी कब है? कल। कल ही है क्या? हाँ। होमवर्क है हमारा एक्सरसाइज 3 कंप्लीट केमिकल बॉन्डिंग 1 का, और एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 कंप्लीट केमिकल बॉन्डिंग 2 का। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। हम लोगों का आज पढ़ना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना? एक सेकंड रुकिए। यार एक सेकंड रुको, एक चीज मेरे पास पता चली है। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे तुम्हें पता तो होगा ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, कब होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किस केस में होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? जब हाइड्रोजन और गुड इलेक्ट्रॉन डोनर एटम हो, जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो उनके बीच में होता है। हाइड्रोजन हो, ऐसा नहीं है हाइड्रोजन और किसी भी गुड इलेक्ट्रॉन डोनर में हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हाँ, नेगेटिव एटम। तो मैं ना उसके लिए एक थ्योरी के लिए मैं कुछ इमेज ऐड करता हूँ। है ना, क्योंकि यार इसमें बहुत ज्यादा लिखने का था तो मैंने सोचा इमेज ही ऐड कर देते हैं, हमारा काम भी जल्दी हो जाएगा और समझ में भी जल्दी आ जाएगा तुम्हें। थियरी लिखी है मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, क्या कि व्हेन हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाइड्रोजन खुद बॉन्डेड होना चाहिए, बॉन्डेड का मतलब कोवलेंटली बॉन्डेड, नॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। व्हेन हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, CSP मतलब sp वाला कार्बन एक्सेट्रा, इसके अलावा भी दूसरे हो सकते हैं बट ये सब कॉमन एग्जांपल है, ठीक है। When hydrogen is bonded to strongly electronegative element like this, the electron paired shared between two atoms moves far away from hydrogen. As a result, hydrogen becomes highly electropositive with respect to other atom. तो क्या होगा, जैसे मान लो हाइड्रोजन और फ्लोरीन का एग्जांपल लिया मैंने, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि हाइड्रोजन एक स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कनेक्टेड है, तो हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा और फ्लोरीन पर डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा। अब मैंने लिखा है सिंस देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाइड्रोजन acquire डेल्टा पॉजिटिव while negative atom acquire delta negative charge. This result in the formation of polar molecule having electrostatic force of attraction which is known as hydrogen bonding. तो नीचे लिखा है मैंने बहुत सारे HF के मॉलिक्यूल होंगे, तो हाइड्रोजन पे सभी में डेल्टा पॉजिटिव और फ्लोरीन पर डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव, फ्लोरीन पर डेल्टा नेगेटिव। तो हाइड्रोजन का डेल्टा पॉजिटिव दूसरे मॉलिक्यूल के फ्लोरीन के डेल्टा नेगेटिव के साथ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाएगा,
इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? H bonding. H बॉन्ड। तो हाइड्रोजन एक तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कोवेलेंटली बॉन्डेड होना चाहिए, और जिसके साथ H बॉन्डिंग करेगा वो खुद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, तभी H बॉन्डिंग होगा। तो ये जो लिखा है मैंने, इतना समझ आता है? सर Yes, मतलब sir. कि H दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एट बीच में आना चाहिए ना? क्या क्या क्या? दो इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में आना चाहिए ना H? H दो इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में आना चाहिए मतलब मैं समझा नहीं। नहीं सर कुछ नहीं। मतलब क्या बोलना चाह रहा है? बोलो बोलो, ऐसे मत करो, मतलब क्या पता नई चीज बता दो तुम कोई। नहीं मतलब जैसे हम लोग स्ट्रक्चर में देख रहे हैं ना, H F फ्लोरीन के बीच में आ रहा है, दो फ्लोरीन के बीच में, वैसे। नहीं मतलब ऐसा वो कुछ नहीं है, मतलब कॉन्सेप्ट है कि HF के बहुत सारे मॉलिक्यूल ले लिए, तो यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। दिस H बॉन्डिंग इज इंटरमॉलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा है। समझ में आती है इतनी बात? हाँ जो सर। मैंने लिखा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो समझ आता है, ठीक है। चलिए अब इसके आगे क्या बात करते हैं, इसके आगे में क्या है हमारे। हाँ बोलो। सर जो डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा ना हर एटम पे? अगर अभी मॉलिक्यूल सेम है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। हाँ। अब देखो यहाँ पर है ना, एक दो चीजें और बताई है मैंने। क्या? ये सेकंड बार बार कॉपी आ रहा है इसका। हाँ मैंने क्या लिखा हियर, H इज एक्सेप्टर साइड और F इज डोनर साइड। इस बात को ध्यान रखना है कि हमेशा है ना, जो हाइड्रोजन होगा वो एक्सेप्टर साइड होगा, और जो जिस पर डेल्टा नेगेटिव आता है, मतलब जिसके ऊपर लोन पेयर है, जो लोन पेयर डोनेट करेगा उसको हम लोग बोलेंगे डोनर साइड। इस चीज का मैं यूज बताऊंगा बाद में, तो इस चीज को ध्यान रखें। हाइड्रोजन हमेशा एक्सेप्टर साइड होगा, और जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो डोनर साइड होगा। अब इसमें मैंने नीचे दो एरो मार्क करके इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बताया है। जैसे एक तो HF के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, तो दो अलग अलग HF के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, तो इसको कौन सी बॉन्डिंग बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर बोलेंगे, ठीक है, इसको बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। और ऐसे ही मैंने एक एग्जांपल लिया है सॉरी, सैलिसिलिक एसिड का है ना, नीचे एक सैलिसिलिक एसिड मैंने बनाया है, इसमें COH और OH के बीच में H बॉन्डिंग हो रही है, तो एक ही मॉलिक्यूल में H बॉन्डिंग हो रही है, इसको कौन सी बॉन्डिंग बोलेंगे? इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। इतनी बात समझ आती है? हाँ सर। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए अब नेक्स्ट मैंने लिखा है कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये पॉइंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, हमें कंडीशन सारी पता होनी चाहिए कि भैया कब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा कब नहीं बनेगा। तो फर्स्ट पॉइंट, हाइड्रोजन शुड बी कोवेलेंटली बॉन्डेड विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हाइड्रोजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड होना चाहिए, क्योंकि जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन कोवेलेंटली बॉन्ड होगा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, तभी हाइड्रोजन पर एक अच्छा खासा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। जितना अच्छा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा उतना ही अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मतलब एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्ट्रॉन्ग टाइप का बॉन्ड नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक वीक टाइप का बॉन्ड है। ये चैप्टर के स्टार्टिंग में भी मैंने तुम्हें बताया था। बट जितने भी वीक्स बॉन्ड होते हैं, वो वंडरवॉल वाले बॉन्ड, उन सभी में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? H bonding. हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना। सेकेंड पॉइंट, एटॉमिक साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शुड बी स्मॉल। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का साइज बहुत बड़ा हो, वो छोटा होना चाहिए। जनरली ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हमने देखे हैं, जैसे ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ये सभी लोग, ठीक है, तो वो स्मॉल होना चाहिए। थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन इंक्रीजेस, स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्डिंग इंक्रीजेस। ठीक है, ये तो पता भी है हमें कि जितना ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव आएगा हाइड्रोजन पर, उतना ही अच्छा मेरा हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ होगा। सेकंड पॉइंट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट। मतलब हाइड्रोजन जिस एलिमेंट से कोवेलेंटली बॉन्डेड है, उसकी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जितना ज्यादा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा हाइड्रोजन पर, उतना ही ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव आएगा, और हाइड्रोजन पर जितना ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव आएगा उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा।
कि स्टार्टिंग के 4 पॉइंट क्लियर है? यस सर। अब देखो फिफ्थ पॉइंट कोई खास नहीं है, इसलिए फिफ्थ पॉइंट पर मैंने स्टार मार्क भी नहीं किया था। फिफ्थ पॉइंट मतलब नॉर्मल है कि स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एलिमेंट। जिस साइड से जिस एलिमेंट से वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है उस एलिमेंट का साइज जितना छोटा होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना स्ट्रांग होगा। फिर भी इस पॉइंट को मतलब ध्यान रख ले, वैसे बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है। लास्ट पॉइंट जिस पर अगेन मैंने स्टार मार्क किया है, 6 पॉइंट इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या है 6 पॉइंट? स्ट्रेंथ ऑफ एज बॉन्डिंग आल्सो डिपेंड्स ऑन डोनेटिंग टेंडेंसी ऑफ डोनर एटम। डोनेटिंग टेंडेंसी ऑफ डोनर एटम। डोनर एटम कौन होते हैं? हाइड्रोजन के अलावा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो, क्योंकि मैंने ऊपर बताया भी था हाइड्रोजन एक्सेप्टर साइट है और जो फ्लोरीन है वो डोनर साइट है, ठीक है। तो उसकी डोनेटिंग टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी उतना स्ट्रेंथ आएगा मेरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। इस बात को ध्यान रखें, डोनेटिंग टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी हाइड्रोजन बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग बनेगा। और डोनेटिंग टेंडेंसी कैसे डिसाइड करते हैं? लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी, ये तुमको मैंने पहले बताया है, बोलो बताया है या नहीं? नहीं सर। अबे बताया है डोनेटिंग टेंडेंसी, लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी मैंने तुम्हें बताया है। मैं बताता हूँ कहाँ बताया है, तुम यार भूल जाते हो बड़ा। ये देखो लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी नोट करके लिखवाया था। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एप्लीकेबल इन सेम पीरियड, और लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज एप्लीकेबल इन सेम ग्रुप। बताया है? हाँ सर। हाँ सर। चलिए अब है ना मैं क्वेश्चन देता हूँ करने को, क्वेश्चन करो। क्वेश्चन करोगे तो ज्यादा समझ आएगा। क्वेश्चन क्या है? सर इसमें मेरे को बस एक डाउट था कि अगर H2O मॉलिक्यूल है और H2S मॉलिक्यूल है तो उसमें सल्फर और हाइड्रोजन का मतलब H2S के सल्फर का और H2O के H का हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा, ठीक है। डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ डिटरमाइन करना है ना। एक तो इन तीनों में डिटरमाइन करना है, इन तीनों में मैं अभी बना के बताता हूँ। बी के अंदर अलग कोई 3 लोग है उसमें डिटरमाइन करना है, और सी भी बना देते हैं चलो। सी में अलग 3 लोगों के बीच में हमें डिटरमाइन करना है। ये तीनों पता चल गए तो थोड़ा बहुत आइडिया तुम्हें लग जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। अब देखो क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे एक तो डिटरमाइन करना है HF और HF में, और एक है H2O और H2O में, एक है NH3 और NH3 में। इन तीनों में किसमें स्ट्रांग होगा? मतलब ऑर्डर बताना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जैसा भी तुम्हें लगता है। एक तो ये बता दो और एक बता दो ये कि भाई H3N और H2O में, ऐसे ही H2O और H2O में, ऐसे ही HF और H2O में। इन तीनों में बता दो। मैंने सारी कंडीशन ले ली है, एक बार दोनों चेंज, एक बार डोनर एटम सेम, एक बार एक्सेप्टर साइट सेम। चलो बताओ। पहले वाले में क्या होगा? स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताना है। तो ABC फर्स्ट सेकंड थर्ड डिक्रीजिंग। फर्स्ट सेकंड थर्ड। हाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड इंक्रीजिंग नहीं डिक्रीजिंग। हाँ सर डिक्रीजिंग ही बोला। फर्स्ट सेकंड थर्ड इंक्रीजिंग का मतलब तो मैं समझूंगा ना इंक्रीज हो रहा है। डिक्रीजिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। फर्स्ट सबसे ज्यादा है, सेकंड उससे कम, थर्ड उससे कम। पहला क्लियर है सभी को? किसी को दिक्कत तो नहीं है? सेकंड वाले में बोलो। तो 1 2 3 होगा सेकंड वाले में। 1 2 3 होगा इसमें भी।
2 1 सेकंड वाले में ऐसा आएगा क्या? हाँ सर हाँ क्यों आएगा ऐसा? सर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डोनेशन लोन टेंडेंसी देने की क्योंकि टेंडेंसी। देखो हाइड्रोजन सारे हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव तो सेम है, क्योंकि सब H2O वाले हाइड्रोजन है, सभी पर डेल्टा पॉजिटिव सेम है। बट अगर हम लोग डोनेशन टेंडेंसी देखें तो डोनेशन टेंडेंसी देखें तो भैया नाइट्रोजन की ज्यादा होती है, ऑक्सीजन उससे कम, फ्लोरीन उससे कम, इसलिए अमोनिया वाला बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा। थर्ड वाले में बताओ। फर्स्ट सेकंड थर्ड डिक्रीजिंग। इसमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड डिक्रीजिंग, क्यों है ऐसा? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज की वजह से हाइड्रोजन। क्योंकि देखो सभी में डोनर एटम तो सेम है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, बट हाइड्रोजन सभी में अलग है, तो जिस हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा उस पर बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा। क्लियर है? इतनी बात समझ आती है? हाँ सर। किसी को डाउट है तो बोलो। नहीं है डाउट, चलिए अच्छी बात है ना। अब मैं ना नोट डाल के एक पॉइंट लिखवाता हूँ। देखो हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ, हम लोग दो चीजें पढ़ाते हैं, एक तो नंबर ऑफ डोनर साइट और एक होती है नंबर ऑफ एक्सेप्टर साइट। ये एक ट्रिक है ना क्वेश्चन सॉल्व करने की। नंबर ऑफ डोनर साइट का मतलब होता है नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये होती है नंबर ऑफ डोनर साइट। नंबर ऑफ एक्सेप्टर साइट का मतलब होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन कनेक्टेड विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कोवेलेंटली कितने बॉन्ड कनेक्टेड है। तो हमसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म्ड पर मॉलिक्यूल, कि एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसका ट्रिक क्या है? उसका ट्रिक है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल। भैया एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा? उसका ट्रिक क्या होता है? मिनिमम ऑफ क्या? मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ डोनर साइट कॉमा नंबर ऑफ एक्सेप्टर साइट। इसका मतलब क्या हुआ? मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ डोनर साइट कॉमा नंबर ऑफ एक्सेप्टर साइट, इसका मतलब क्या हुआ? बोलो क्या मतलब हुआ इसका? दोनों में से जो कम हो वो उसको सेलेक्ट कर लेंगे, है ना। दोनों में से जो कम होगा उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। ऐसे हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल। अब देखो इसके लिए मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। जैसे एग्जांपल नंबर 1 HF। अब HF में कोई तुमसे पूछे नंबर ऑफ डोनर साइट कितना है और नंबर ऑफ एक्सेप्टर साइट कितना है, दोनों बताओ कितना है नंबर ऑफ डोनर साइट एक्सेप्टर साइट? डोनर साइड एक है और एक्सेप्टर साइड भी एक है। डोनर साइड 3 है और एक्सेप्टर साइड 1 है। 3 लोन पेयर नहीं नजर आते क्या फ्लोरीन पे? हाँ सर। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल कितने मिलेंगे? 2 कि दोनों में से मिनिमम है 1, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको हम देख भी सकते हैं कि भाई HF और HF है। अब तुम मुझे बताओ एक HF कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है? एक फ्लोरीन का मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है? 2 बॉन्ड बना रहा है ना, देखो ना। हाँ सर। हाँ ये तो ऐसे चलता जाएगा इधर उधर। एक फ्लोरीन का मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल मैंने पहले ही पता लगा लिए थे, 2 है। देखो छोटे मोटे एग्जांपल में तो फर्क नहीं पड़ता, बट जो बड़े से केस आते हैं उसमें थोड़ा दिक्कत आती है हमें पता लगाने में। तो हमारी ये ट्रिक अगर हमें पता है तो हम पता लगा लेंगे। जैसे H2O की बात करें तो नंबर ऑफ डोनर साइट कितनी है सर 2 और नंबर ऑफ एक्सेप्टर साइट 2।
तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड 4 मतलब वाटर का मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? 4 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। कैसे बनाएगा देखो मैं बना के बताता हूँ। सर एचएफ में एक डाउट है। बोलो। एचएफ में मतलब सर डोनर साइड 3 है ना, तो जैसे उसने स्ट्रेट लाइन में बनाते क्या वो एचएफ एचएफ एचएफ, वैसे दूसरे 2 लोन पेयर्स के साथ भी बना सकता है ना, मतलब उस हाँ, तो मॉलिक्यूल को उस प्लेन में लाके। कैसे 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 नहीं ये जैसे अभी एचएफ में एक स्ट्रेट लाइन में बनते गया ना, एचएफ का एफ फिर उसके बाद दूसरे एचएफ का एच आया, वैसे हाँ। दूसरे साइड मतलब बाकी 2 लोन पेयर के साथ भी बन सकता है ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, तभी तो ये चीज पढ़ा रहे हम लोग। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं बनेंगे बॉन्ड, ठीक है। सर हमें उसका नंबर रीजन ऑफ रीजन मतलब ये कि हमारा स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब तुम चाहो कि यहाँ से, तो ये यही बोलना चाह रहा है ना कि यहाँ से एक और एचएफ लिया हो, फिर यहाँ से एक और एचएफ लिया हो, फिर ये इससे भी बॉन्ड बना लेगा, ये इससे भी बॉन्ड बना लेगा, फिर ये एक एचएफ और ये 4 लोगों से बॉन्ड बनाएगा, तो स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। हाँ, तो वैसा नहीं बनेगा, स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा वो, ठीक है। एक फ्लोरीन के चारों तरफ तुम बॉन्ड बना दो। तो वैसा ही मैंने हाइड्रोजन के लिए देखो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना के बताए। हाइड्रोजन H2O के अंदर हम लोग बात करें तो H2O मॉलिक्यूल 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। चारों हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने तुम्हें बना के बता दिए हैं। तो कभी क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि पर मॉलिक्यूल कोई कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, तो हमने पढ़ लिया है, हम उस हिसाब से हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है, समझ गए? हाँ सर। अब एक नई चीज हम लोग पढ़ते हैं, फैक्टर्स डिपेंडिंग ऑन इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। कौन कौन से फैक्टर है जो इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग पर डिपेंड करते हैं? इससे काफी क्वेश्चंस पूछते हैं और हमें केमिस्ट्री में या फिर ऑर्गेनिक में बहुत जगह काम आएगा। कौन कौन से फैक्टर्स है जो इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग पर डिपेंड करते हैं, मतलब 2 मॉलिक्यूल के बीच का H बॉन्डिंग। उसमें पहला फैक्टर है क्या? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से कैसे इफेक्ट होगा बॉइलिंग पॉइंट, बताइए? बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। कि भैया इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग जितना ज्यादा होगा मेरा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड ज्यादा होना चाहिए, और हमेशा इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड से ही हम लोग H बॉन्डिंग को, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग से हमेशा बॉइलिंग पॉइंट बताएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमसे बोलूं ये कि हमारे पास ये 3 है, इनका बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करो। कौन 3 है? OH OH OH। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ, ऑर्डर क्या आएगा बॉइलिंग पॉइंट का? थर्ड वाले का ज्यादा रहे। 3 to 1 डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग होगा? 3 to 1 डिक्रीजिंग। 3 to 1 डिक्रीजिंग। मतलब इसका सबसे ज्यादा आएगा? नहीं, उसका कम आना चाहिए। पहला का ज्यादा होगा ना, सबसे पहले वाले का सबसे ज्यादा होगा, तीसरे वाले का सबसे कम होगा। सर इसमें इंट्रा भी होगा, इसके लिए कम हो जाएगा। हाँ देखो, थर्ड वाले में सबसे ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि थर्ड वाला इजीली इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड कर सकता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर 180 डिग्री पर है, तो इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड ज्यादा होगा। ऑर्थो में तो इंट्रा होने की टेंडेंसी ज्यादा है ना, समझ रहे हो बात को? हाँ सर। सर इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर में से कौन सा ज्यादा है? नको मारू तू, आज मी मारतो झाडवाली लागू। यार अपना ये सभी लोग जो घर पे बातें कर रहे हैं ऑडियो अपना म्यूट रखे। हाँ, कोई क्या बोल रहा है? सर इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग और इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग में कौन सा स्ट्रांग रहेगा? अभी बात करेंगे उसके बारे में थोड़ी देर बाद में, ठीक है,
सर नहीं आपने ऑर्डर बताया ना इसलिए। सर एक डाउट था सर, अगर ये जो हमने एग्जांपल लिया इसकी OH की जगह कोई और एलिमेंट होता है जैसे क्लोरीन या कुछ, तो हम फिर डाइपोल मोमेंट से देखते ना, तो उसमें उल्टा हो जाता ऑर्डर। डाइपोल मोमेंट से देखते तो उसमें उल्टा हो जाता ऑर्डर। नहीं नहीं, हम लोग क्लोरीन वाले केस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवा सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन और क्लोरीन अप्रॉक्स सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को होते हैं लगभग, तो क्लोरीन को भी हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा कोई, हाँ अभी तू बोल रहा था मैंने ऑर्डर लिखवाया, मैंने कब ऑर्डर लिखवाया इंट्रा और इंटर का भी? नहीं ये आपने लिखा है ना, मतलब ये ज्यादा होने वाला है OH पैरा पे, तो नहीं नहीं नहीं, मैंने ऑर्डर मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने बोला है हमेशा बॉइलिंग पॉइंट को देखने के लिए इंटरमॉलिक्यूलर एज बॉन्डिंग को कंसीडर करेंगे। मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में जितना अच्छा बॉन्ड का स्ट्रेंथ होगा उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। इंट्रा भले ही कितनी स्ट्रांग हो कितना वीक हो उससे मतलब नहीं है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ये देखेगा कि किसमें एक्सटेंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर एज बॉन्डिंग ज्यादा है। ठीक है। अच्छा, और एक डाउट था सर, बॉइलिंग पॉइंट के लिए डाइपोल मोमेंट भी एक फैक्टर है और ये भी एक फैक्टर है या इंटरमॉलिक्यूलर, तो दोनों में से किसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे? अगर एज बॉन्डिंग हो रहा है तो एज बॉन्डिंग को देंगे। ठीक है। अगर दोनों हो रहा है तो मतलब जैसे आपने क्लोरीन का बोला था ना, तो दोनों कैसे होगा? एच बॉन्डिंग होगा ना, तो एच बॉन्डिंग ही होगा। अभी दोनों का क्या मतलब है? नहीं आपने बोला अगर इसकी जगह OH की जगह क्लोरीन रहता तो डाइपोल मोमेंट भी रहेगा और एच बॉन्डिंग भी रहेगा। हम उस केस में देखेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड कौन सा हो रहा है। अगर दोनों के बीच में अगर कोई आयनिक बॉन्ड ही एज ए इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड है तो हम लोग पहले इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड का स्ट्रेंथ देखेंगे। ठीक है। हाँ ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास जो फर्क डालता है किस पे, इंटरमॉलिक्यूलर एज बॉन्ड से पता चलता है हमारे पास क्या, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्डिंग। एच बॉन्ड जितना ज्यादा होगा हमारे उसका विस्कोसिटी भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है। चलिए फोर्थ पॉइंट हम लोग बात करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्ड। स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्ड अगर हम लोग देखें तो सॉलिड्स में अगर एच बॉन्ड की बात करें तो सॉलिड में ज्यादा अच्छा होता है, लिक्विड में थोड़ा वीक और गैस में सबसे बेकार एच बॉन्ड होता है। ठीक है। अगर तुम लोग किसी लिक्विड में एच बॉन्ड देख रहे हो तो थोड़ा स्ट्रांग होगा, गैस में एच बॉन्ड देख रहे हो तो थोड़ा वीक होगा। अब अगेन नोट डाल के मैं कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला नोट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट है, कुछ ऑर्डर लिख रहा हूं मैं, सम ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली याद रखने, क्वेश्चन पूछते हैं इनसे। यार ये पहला वाला ऑर्डर थोड़ा सा मतलब मुझे इस पे थोड़ा सा दिक्कत है, बट फिर भी मैं लिख देता हूँ, मेरे हिसाब से तो सही लिख रहा हूँ मैं। SbH3 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, देन NH3, देन ASH3 और PH3 का सबसे कम। ऐसे ही H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, देन H2T, देन H2SC और सबसे कम H2S। ऐसे ही HF का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, देन HI, देन HBr, देन HCl। और अगर स्टार्टिंग के तीनों में कंपेयर करें तो H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, देन HF का उससे कम और NH3 का सबसे कम। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का ये जो ऑर्डर है ये याद रखें, इंपॉर्टेंट ऑर्डर है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। समझ आती है इतनी बात? हाँ सर। सर वो ऊपर सेकंड का पॉइंट है एग्जांपल एक बार फिर से एक्सप्लेन करिए। डेंसिटी ऑर्डर, क्या दिक्कत है उसमें? सर ठीक से समझा। देखो हम लोग बोलते हैं जिसमें एक्सटेंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर एज बॉन्ड ज्यादा अच्छा होगा उसमें बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब देखो इसके अंदर क्या है, इसमें ऐसा केस है, मतलब इसमें इंटर नहीं, इसमें इंट्रा हो रहा है एच बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड का एक्सटेंट खत्म हो गया क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन आपस में ही एच बॉन्ड कर रहे हैं, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ नहीं कर रहे। बट इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कर लेगा क्योंकि आपस में तो कर ही नहीं सकता, दोनों OH काफी दूर है। तो एक्सटेंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड सबसे ज्यादा किसमें, फर्स्ट में, इसलिए उसमें उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ठीक है। हाँ सर। सर एक डाउट था सर, वॉलेटाइल नेचर उसका विस्कोसिटी वो स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्डिंग से कैसे डिपेंडेंट है, वो नहीं समझ रहा, लिंक कैसे कर रहा हूँ? कैसे डिपेंड करेगा ये मुझे नहीं पता। एच बॉन्डिंग जितना ज्यादा अच्छा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितने अच्छे होंगे उतना ही मेरा लिक्विड विस्कस होगा।
ऐसे बोलना चाह रहा हूँ। हाँ ठीक है। अब देखो डेंसिटी ऑर्डर में लिख रहा हूँ क्या, ये ऑर्डर याद रखने हैं डायरेक्ट, ये वैसे तुम्हें पता ही होगा, H2O लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा होता है H2O सॉलिड से, पता है तुम्हें? हाँ सर। ऐसा ही D2O लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा होता है D2O सॉलिड से, ठीक है। बट एक ऑर्डर है जो तुम्हें शायद पता होगा या नहीं होगा, H2O D2O सॉलिड का डेंसिटी ज्यादा होता है H2O लिक्विड से। तो इसमें क्वेश्चन कैसा आता है, जैसे हमें पता है, देखो क्या हमें पता है क्या कि H2O लिक्विड में अगर H2O सॉलिड डाला, मतलब अगर H2O का आइस डाला H2O लिक्विड में, तो वो फ्लोट करेगा, करेगा फ्लोट। हाँ सर फ्लोट। बट H2O लिक्विड में अगर D2O का आइस डाला, H2O लिक्विड में D2O का आइस डाला है, तो क्या होगा? सिंक कर जाएगा वो, ठीक है। तो ये हाँ, तो डेंसिटी ऑर्डर याद रखे। थर्ड पॉइंट नोट का क्या है, इफ टाइप ऑफ intermolecular force of attraction, if type of intermolecular force of attraction is similar, then boiling point is directly proportional to molecular weight। मतलब जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका टाइप सिमिलर होना चाहिए, मतलब क्या आयनिक बॉन्ड का टाइप है वो वंडरवॉल फोर्स है, वंडरवॉल में भी डाइपोल डाइपोल का टाइप है, हाइड्रोजन बॉन्ड का टाइप है, तो मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे एक तो है CH3OH और एक होता है C2H5OH, इन दोनों में इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड का टाइप कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगर इसमें मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? दूसरे वाले, सेकंड वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं व्हेनेवर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमर्स इज बीइंग कंपेयर्ड तो हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमर अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे उस केस में? तो वही बात है जो थोड़ी देर पहले पढ़ी कि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा इंट्रा से, अगर आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर कर रहे हैं। और वैसे भी जनरल रूल भी यही है कि भैया जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड ज्यादा अच्छा होता है उसमें बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, या फिर किसी भी टाइप का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा अच्छा होगा उसमें बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो देखो ये आइसोमर है सारे, अगर इसमें बॉइलिंग पॉइंट देखे तो इंटर वाला सबसे ज्यादा, पहले में थोड़ी देर पहले ही बताया था, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। फिफ्थ पॉइंट नोट का, फिफ्थ पॉइंट, ग्रेटर द नंबर ऑफ OH ग्रुप्स, greater the number of OH group, higher is the boiling point, ठीक है। irrespective of इंटर और इंट्रा, कि भैया OH ग्रुप का नंबर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, इंटर इंट्रा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो मैं तुम्हें एग्जांपल ऐसा दूं, एक ये है, एक ये है, एक ये है। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या आएगा? 3 to 1 डिक्रीजिंग, ऐसा आएगा? हाँ सर। सर सही बात है, ठीक है। चलिए सिक्स्थ पॉइंट, फॉर आइसोमेरिक केस, मतलब आइसोमर्स में कंपेयर कर रहे हैं, है ना, तो उस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्डिंग की बात करें तो इंट्रा का एच बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है इंटर से, जनरली भी हम लोग ऐसा ही बोलते हैं, इंट्रा का ज्यादा स्ट्रांग होता है इंटर से, बट हमें ऐसा इतना उल्टा सीधा हमसे कोई पूछेगा नहीं, ठीक है।
हम आइसोमेरिक केस में डायरेक्ट लिख पाते हैं कि आइसोमर के केस में कंपेयर कर रहे हैं, मतलब मॉलिक्यूलर मास सेम होना चाहिए, तो इंट्रा ज्यादा स्ट्रांग होता है इंटर से। जैसे मान लो मैं तुम्हें बताऊं ऐसा, और पैरानाइट्रोफिनॉल बना रहा हूं ना, एक ये है और एक ये है ना, एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड ये वाला है और एक मैं बना देता हूं मान लो ऐसा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये वाला है, ये बॉन्ड मान लो बी है, ये बॉन्ड मान लो ए है, कौन सा स्ट्रांग होगा? डी वाला स्ट्रांग होगा। बी वाला स्ट्रांग होगा ए से, ठीक है। चलिए एक तो ये हो गया, इसके बाद लास्ट 7th पॉइंट इज सम, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के और भी जो केसेस है ना तुम ऑर्गेनिक में पढ़ लोगे, ठीक है। इसके अलावा जितने मेरे को मैं याद आ रहे हैं मैं बता देता हूँ, सम अदर केसेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और कहाँ कहाँ हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल सकती है। जैसे कि X मान लीजिए, X कोई मैं मान लेता हूँ, X हमारा कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना X, ठीक है। तो कहाँ कहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल सकती है कि X हो 1 2 3 4 5, सारी इधर ही बना देता हूँ ना। X कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो हाइड्रोजन के साथ H बॉन्ड करेगा। अब हाइड्रोजन कौन सा हो सकता है? हाइड्रोजन मान लो एक ये हुआ, हाइड्रोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो फ्लोरीन से कनेक्टेड है, तो ये भी H बॉन्डिंग कर सकता है। क्यों? ये कार्बन इतना हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसे बन गया? 3 फ्लोरीन उससे इलेक्ट्रॉन खींच रहे। हाँ, इलेक्ट्रॉन उससे खींच रहे तो कार्बन पर बहुत ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है, तो किसी भी एलिमेंट पर जितना ज्यादा पॉजिटिव आता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाता है। या फिर ये CCl3 वाला केस हो तो, या फिर सल्फर से कनेक्टेड हो और सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज हो, या फिर फास्फोरस से कनेक्टेड हो, उस फास्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज हो तो, या फिर ये ट्रिपल बॉन्ड हो, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, हाँ सही है ना, सही किया ना। हाँ सर। जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो sp वाला कार्बन, उससे हाइड्रोजन हो तो भी हाइड्रोजन बॉन्ड हम लोग कंसिडर करेंगे। ये सब केसेस हमें इनऑर्गेनिक में यही देखने को मिलेंगे, बाकी ऑर्गेनिक में तो तुम पढ़ ही लोगे बहुत सारे। समझ आए हाइड्रोजन बॉन्ड? सर वो 5th वाले में एक बार आप एक्सप्लेन करिए ना, कि मतलब ज्यादा नंबर ऑफ OH रहेगा तो उससे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा कैसे? क्योंकि जितना ज्यादा OH रहेगा और बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड उतने ही ज्यादा बनेंगे, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने के चांसेस है, क्योंकि हाइड्रोजन ज्यादा है, नंबर ऑफ डोनर साइट एक्सेप्टर साइट ज्यादा है, पर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है सर। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं वॉन डर वॉल फोर्सेस के बारे में, है ना। वॉन डर वॉल्स, सर एक डाउट था हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। सर वो जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वैसे ड्यूटेरियम और ट्रिटियम भी बॉन्ड बनाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड जैसा? ड्यूटेरियम बोल सकते हैं, ट्रिटियम नहीं, ट्रिटियम रेडियो एक्टिव होता है, उसके बारे में बात नहीं करते। ड्यूटेरियम बनाएगा ना? हाँ बना सकता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों में कौन से इसमें स्ट्रांग रहेगा, मतलब ड्यूटेरियम वाला स्ट्रांग रहेगा कि एच जो बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड वो स्ट्रांग रहेगा? आई थिंक ड्यूटेरियम वाला रहना चाहिए। रीजन क्या है सर उसका? ड्यूटेरियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव ज्यादा है ना। अच्छा, तो उस पे ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव आएगा। हाँ हाँ ठीक है, हाँ समझा। देखो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम वॉन डर वॉल फोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं। हमने लिखा है दीज आर वीकेस्ट केमिकल फोर्स एंड कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, है ना। किस किस टाइप के हो सकते हैं, सारे टाइप हम लोग पढ़ लेते हैं, और जैसा इनका नाम है वैसे ही ये बॉन्ड रहेंगे। जैसे सबसे पहले बात करें आयन डाइपोल फोर्स की, पहला टाइप वॉन डर वॉल में पढ़ा है मैंने, आयन डाइपोल फोर्स, मतलब फोर्स किस किस के बीच में होगा? आयन और डाइपोल, आयन और डाइपोल, है ना। फोर्स किस किस के बीच में होगा? फोर्स बीच में होगा आयन और
डाइपोल के बीच में होगा। सही बनाया था यार पहले मैंने। तो एक तो मैंने डाइपोल बनाया क्या, जिसमें इस पर डेल्टा पॉजिटिव, इस पर डेल्टा नेगेटिव, और एक मैंने आयन लिया कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये है डाइपोल, ये है आयन। तो आयन और डाइपोल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से, इसको बोलेंगे आयन डाइपोल फोर्स। समझ में आया आयन डाइपोल फोर्स? या फिर आयन डाइपोल अट्रैक्शन लिखो तो ज्यादा बेटर है, अट्रैक्शन से ज्यादा फेमिलियर होंगे तुम लोग। आयन डाइपोल अट्रैक्शन। सेकंड है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। मतलब क्या है इसका, कि एक डाइपोल होगा और दूसरा भी डाइपोल ही होगा, है ना। जैसे मान लो HCl और HCl है, ठीक है। तो एक डाइपोल है डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, एक दूसरा भी डाइपोल है डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, है ना। जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक तरह से हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम लोग स्पेशल टाइप बोल सकते हैं डाइपोल डाइपोल का। हाँ सर। तो बस वही है ना, दो डाइपोल के बीच में अट्रैक्शन हो तो उसको हम लोग डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन बोलेंगे। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हमने अलग रखा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक अलग चीज है। थर्ड हम लोग बोलेंगे आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। मतलब एक तो आयन है और दूसरा डाइपोल नहीं है, बट आयन ने उसमें डाइपोल इंड्यूस कर दिया है। मतलब एक तो कौन है, एक तो आयन है बट दूसरा डाइपोल नहीं है। जैसे Cl और Cl डाइपोल नहीं था, Cl डाइपोल थोड़ी है, ये तो नॉन पोलर है, ठीक है। अब देखो जैसे ये ऊपर वाले तो क्या थे, ये भी डाइपोल था, ये भी डाइपोल था। डाइपोल मतलब दो पोल, ये आयन है और ये इंड्यूस डाइपोल है, क्योंकि इसमें डाइपोल नहीं है बट Na+ ने डाइपोल इंड्यूस कर दिया। Na+ जैसे इसके पास जाएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो यहाँ पर डेल्टा डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पर डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव। डेल्टा डेल्टा नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि दो डबल डेल्टा, नहीं, डेल्टा का भी डेल्टा। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो होगा इंड्यूस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। समझ में आई बात? हाँ सर। नेक्स्ट है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। मतलब एक तो डाइपोल होगा और दूसरा इंड्यूस डाइपोल होगा। तो पहले तो आयन ने उसमें डाइपोल इंड्यूस किया था, अब एक दूसरा डाइपोल उसमें डाइपोल इंड्यूस करेगा। जैसे एक डाइपोल लिया मैंने HCl और दूसरा इंड्यूस डाइपोल, मतलब उसमें डाइपोल नहीं है, हमें इंड्यूस करना पड़ेगा, है ना, इंड्यूस डाइपोल। तो ये तो है डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। अब इसने इसमें इंड्यूस किया तो इधर आएगा डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव, इधर डेल्टा डेल्टा नेगेटिव। तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल होगा। फिफ्थ हम लोग बात करते हैं क्या, फिफ्थ बहुत अलग है। फिफ्थ क्या है, इंस्टेंटेनियस। स्पेलिंग देख लेना इंस्टेंटेनियस का सही है या नहीं। इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। इसका नाम क्या है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, लंदन फोर्स, डिस्पर्जन फोर्स, या इसका एक और नाम होता है क्या, लंदन फोर्स। ठीक है, इसमें क्या होगा, दोनों ही डाइपोल नहीं है बट एक कोई हमारा एटम होगा, मॉलिक्यूल होगा, जिसमें किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर डाइपोल आएगा, कि भाई कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर उसमें डाइपोल जनरेट हो गया, ठीक है। तो वो दूसरे में भी एक इंड्यूस करेगा डाइपोल, और वो डाइपोल भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ही आएगा, क्योंकि इसमें जब एक इंस्टेंट पर आया तो उसमें भी एक इंस्टेंट के लिए ही आएगा। मतलब कैसा होगा, जैसे मान लीजिए कोई एटम है ना, ठीक है, इसमें ये न्यूक्लियस है, इसमें पर्टिकुलर किसी इंस्टेंट पर कोई डाइपोल जनरेट हुआ, मतलब एक तरफ सारे पॉजिटिव इकट्ठे हो गए, एक तरफ नेगेटिव चला गया, है ना। अब Cl था, इसमें डाइपोल इंड्यूस किया, तो डेल्टा का भी डेल्टा पॉजिटिव और इधर डेल्टा 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 नेगेटिव। तो इनके बीच में जो एक वीक टाइप का फोर्स होगा उसको बोलेंगे लंदन फोर्स, ठीक है। तो ये है इंस्टेंटेनियस डाइपोल, और इसमें जब तक डाइपोल रहेगा जिस इंस्टेंट तक, तब तक ही इस इंड्यूस डाइपोल में भी उसी इंस्टेंट तक डाइपोल रहेगा। तो इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस डाइपोल, और दूसरा वाला इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल। तो ये लंदन फोर्स हो गया। समझ में आई बात?
सर इसका कोई एग्जांपल दीजिए ना। देते हैं एग्जांपल क्या है, सारे के सारे अपने जितने भी क्या बोलते हैं अपने ग्रुप नंबर 18 होते हैं उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो लंदन फोर्स ही होता है, क्योंकि ना ही वो डाइपोल है दोनों, तो ना ही वो डाइपोल होंगे, तो दोनों ही डाइपोल नहीं है, तो दो लोग जो डाइपोल नहीं है दोनों ही बिल्कुल नॉन पोलर है, तो उनके बीच में हमेशा इंड्यूस डाइपोल ही होता है। हाँ ठीक है सर ये ऑर्डर टेम्पररी ऑफ, डाइपोल कैसे आ जाएगा? अब यार कैसे आ जाएगा ये तो मैंने देखा नहीं जाके, कैसे आ जाएगा किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आएगा, उससे हम लोग बात करें। ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ देखते हैं, हमने देखो 5 टाइप के बॉन्ड पड़े, आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, आयन इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल और लास्ट वाला लंदन फोर्स। तो इसमें ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ क्या होगा? उसी ऑर्डर में लिखा है मैंने इसको, जिस ऑर्डर में इनका स्ट्रेंथ है। सबसे इनमें सबसे स्ट्रांग होगा फर्स्ट वाला, वैसे तो सारे ही वीक है बट फर्स्ट वाला सबसे स्ट्रांग होगा, क्योंकि ऑब्वियसली आयन और डाइपोल के बीच में दोनों में ही एक डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं डेल्टा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कम होता जा रहा है, इनका मैग्नीट्यूड डेल्टा पॉजिटिव नेगेटिव जो अट्रैक्शन है वो कम होता जा रहा है, इसलिए इनका स्ट्रेंथ भी कम हो रहा है। तो स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी हमें याद रखना है। समझ में आई बात? सर इन सबसे ज्यादा एच बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ रहेगा। क्या बोल रहा है? आवाज नहीं आ रही। इन सबसे ज्यादा एच बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ रहेगा ना? कोई कुछ बोल रहा है? किसी ने कुछ बोला मतलब? सर इन सबसे ज्यादा एच बॉन्डिंग का ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगा ना? वो तो मैं पहले ही बता चुका, इन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट में लिख रहा हूं क्या, स्ट्रेंथ ऑफ वैन वाल फोर्स, स्ट्रेंथ ऑफ वैन वाल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ वैन वाल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। जो पर आपने बोला था कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन का ही स्पेशल केस है ना। तो वो तो थर्ड ही होना चाहिए ना, थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट। हाँ बट उसको हम लोग ऐसा बोलते हैं कि थर्ड नहीं सेकंड है, कोई ना सेकंड। तो हम लोग बोलते हैं उसमें डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव का जो अमाउंट है वो इतना ज्यादा हो जाता है कि वो आयन डाइपोल वाले अट्रैक्शन को भी एक्सीड कर जाता है। उसमें डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव का अमाउंट ज्यादा होगा ना। अच्छा इसलिए ठीक। सर इनमें हमने मतलब next, वो भी आप हाँ, बता दो ना कि मतलब किसमें मतलब वो रेडियस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल कितना होता है? क्या कौन सी वो रेडियस मतलब स्क्वायर क्यूब वाला? हाँ वो वाला, मतलब मेरे को याद नहीं हो हर कौन सा कितने कितने से रहता है। हाँ मैं बताता हूँ हाँ वो मैं बताता हूँ, मुझे पता है वो बताना है, क्योंकि उससे एक क्वेश्चन आया भी है कभी ना कभी। हाँ भी आया था ना वो मेंस में। हाँ मैं बताता हूँ वो बताता हूँ, तो अभी मैं बता दूंगा, सब टेंशन मत लो तुम। स्ट्रेंथ ऑफ वैन वाल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट और स्ट्रेंथ ऑफ वैन वाल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। अब है ना, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, पहले क्वेश्चन करो फिर वो भी मैं बता देता हूँ तुम्हें। सही याद दिलाया तुमने, अभी बता देता हूँ। पहले क्वेश्चन करो ये, डिटरमाइन द बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, पहला किसमें डिटरमाइन करना है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर? Cl2 और HCl में। सेकंड डिटरमाइन करना है हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जिनॉन में। करिए। HCl ज्यादा रहेगा ना Cl2 से, HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है वैसे बोलूँ। बताइए सभी बताइए, फिर मैं बताता हूँ।
फर्स्ट वाले में तो वो डाइपोल वाले से देखेंगे ना, उसमें वो डाइपोल वाला अट्रैक्शन आएगा तो हाईएस्ट होगा, क्योंकि वो Cl2 में तो सिर्फ वैन डर वाल्स वाला वो वीकेस्ट वाला है। फर्स्ट वाले में अगर हम लोग जाएं तो बॉइलिंग पॉइंट को देखें तो HCl का ज्यादा होगा Cl2 से, क्योंकि HCl में क्या है, डाइपोल अट्रैक्शन, और इसमें क्या है, लंडन फोर्स। ठीक है, तो देखो हमने लिखा है स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट और स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। तो वैन डर वाल्स फोर्स में पहले तो तुम टाइप देखो कौन से टाइप का वैन डर वाल्स फोर्स है। तो पहले तो हम लोग टाइप से डिसाइड कर लेते हैं कि भाई एक में डाइपोल है, एक में लंडन है, तो डाइपोल स्ट्रांग होता है तो इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अगर टाइप ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स सेम है देन हम लोग किससे जाएंगे, मॉलिक्यूलर मास। जैसे इन सभी में टाइप ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स सेम है, सभी में लंडन फोर्स ही होगा एज ए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो हम लोग मॉलिक्यूलर मास से जाएंगे भैया, हीलियम से ज्यादा नियॉन से ज्यादा आर्गन, फिर क्रिप्टन, फिर ज़ीनॉन। समझ में आती है बात? यस सर। अब देखो नोट डाल के मैं वही पॉइंट लिखवा देता हूं जो तुमने बोला था। तो पहले मैं अपना टेबल ड्रॉ कर लेता हूं ना। 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6। ठीक है, इधर तो मैं लिख रहा हूं मेरा पोटेंशियल एनर्जी और इधर मैं लिख रहा हूं मेरा फोर्स, दोनों ही बता रहा हूं। वैसे तुम्हें पता ही होगा ये तो, जैसे तुमने पढ़ा है क्या, इधर मैं लिख रहा हूं मेरा फोर्स, कौन कौन से, आयन और आयन के बीच का फोर्स, वहां से स्टार्ट करें हम लोग, आयन और डाइपोल एंड डाइपोल, फिर आयन एंड इंड्यूस्ड डाइपोल, फिर डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल, और सबसे लास्ट में है लंडन फोर्स। तो देखो कूलाम्स लॉ किसके बीच में बोलता है, कूलाम्स लॉ होता है आयन और आयन के बीच में, एक कैटायन और एक एनायन, दोनों r डिस्टेंस पर रखे हैं, मतलब आयन और आयन के बीच में होता है। तो कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग रेडियस से देखे तो पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ये बोलता है कूलाम्स लॉ, K(Q1Q2)/r तो पोटेंशियल एनर्जी होता है K(Q1Q2)/r स्क्वायर, फोर्स होता है, बोलो आयन आयन के लिए। हाँ सर। ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी इन सभी के लिए लिखें तो देखो ये होता है r स्क्वायर, ये r³, ये r⁴, ये r⁴ और ये r⁴। फोर्स में एक पावर एक्स्ट्रा करनी है हमेशा, r³ r4 r5 r7 और 7। यहां पर देखो ध्यान रखना है r4 के बाद डायरेक्ट r6 आ गया पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, डायरेक्ट याद रखना है, इसमें कोई लॉजिक वॉजिक की बातें हम लोग नहीं करेंगे। सर क्लियर है? अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पूछ लिया तो पता नहीं, फिर मेरे को नहीं पूछेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तुम्हें कहीं उसे पता चले हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या होता है तो मेरे को भी बता देना यार, मैं भी अपने नोट्स में लिख लूंगा, मेरे को नहीं पता, मैंने कहीं देखा ही नहीं, मैंने यही देखा जहां भी लिखा हुआ देखा तो मैं वही फिर पढ़ाता हूँ। ठीक है, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पूछे तो डाइपोल डाइपोल वाला डाल देना। सर आयन आयन डाइपोल के बाद आपने 4 से 6 चले गए, वो वैसा ही है क्या? वो वैसा ही है। यहाँ पर थोड़ा लग रहा है कि अरे ऐसा कैसा हो गया, 5 आना चाहिए था ट्रेंड में, 4 5 6 ऐसा चलना चाहिए था, बट वो वैसा ही है। ठीक है, समझ गए? हाँ सर। हाँ सर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एमओटी के बारे में, है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो एमओटी के लिए भी मैंने कुछ इमेजेस ऐड करी क्योंकि एमओटी में एजम्पशन में बहुत ज्यादा ही थ्योरी है। अच्छा तुम्हारा नेक्स्ट क्लास कब स्टार्ट होगा? 11:30 शायद 7:30 से स्टार्ट होगा। तो पक्का है वो राहुल सर का क्लास है ना तुम्हारा भी? तो मैंने हाँ। देखा था हाँ। तुम्हारा, तो फिर वो 11:30 से स्टार्ट होगा हाँ या फिर सर थोड़ा लेट करते हैं 10-15 मिनट मेरी नहीं तरफ? नहीं
नहीं टाइम सर पे जल्दी करिए। तो चलो यार फिर है ना ऐसा करते हैं, फिर एमओटी अगले लेक्चर से ही शुरू करेंगे, तुम भी थोड़ा गैप ले लो, ठीक है? फिर एक ही फ्लो में पूरा एमओटी पढ़ा दूंगा मैं, है ना? सर अभी और हाँ, कुछ सर। बचा नहीं है ना? एमओटी के पास हो गया ना? अबे कहाँ हो गया, पहली बार पढ़ रहा है केमिकल बॉन्डिंग। अभी तो एमओटी के बाद तो केमिकल बॉन्डिंग 5 बचा है ना पूरा, फजान रूल पढ़ेंगे हम लोग, अभी कहाँ खत्म अरे कर रहे हैं। हाँ 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 ठीक है, मतलब अभी देखो आज 8 लेक्चर हो गया ना, तो 10 साढ़े 10 लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। मैंने 11th क्लास में 18 लेक्चर में पढ़ाया था, तुम्हारे में 10.5 लेक्चर में खत्म कर रहे हैं। सर हाँ बोलो। पीओसी क्या होता है? पीओसी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये 6 तारीख के पेपर में आ रहा है ना, हाँ वो सर। दिखा रहा था। पीओसी समझा तो नहीं मैं। पढ़ाने, पीओसी सर पढ़ाएंगे क्या? सर ने बोला सर पढ़ाएंगे, मेरे हिसाब से तो पढ़ाता नहीं है कोई, सर पढ़ाएंगे क्या? इसमें मतलब होता क्या है वो बता दीजिए बस। एक सेकंड रुको, कौन है किसको? देखो पीओसी के अंदर है ना, देखो मैं बताता हूँ, पीओसी मेरे हिसाब से है ना, मैं तो पढ़ाता नहीं हूँ बच्चों को पीओसी। अब जैसे ऑर्गेनिक तुम्हें सर पढ़ा रहे तो सर से पूछ लेना सर का क्या है, मतलब सर पढ़ाना चाह रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे। बाकी पीओसी मतलब वो रट्टा बेस है पीओसी। जैसे क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है ना, इसमें हम लोग टेस्ट करते हैं, हाँ हाँ